हेलो, गुड इवनिंग अगेन। गुड इवनिंग सर। हम लोगों का जो एबीएम का एचआर मॉड्यूल कंटिन्यू हो रहा है और आप सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तो इससे जो है हम लोगों को भी जो है काफ़ी मदद मिल रही है कि हम इस टॉपिक्स को हम लोग आगे बढ़ा पाएं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए।
मैडम को बोलना, ये जो लिंक है ना, इसमें लग रहा कुछ गड़बड़ हो गई है लिंक। हेलो। चलिए, ये थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, अभी रिस्टोर हो गया है। बस 20 सेकंड दीजिए आप हमें। चलिए जी, गुड इवनिंग। वो थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, वो अभी ठीक हो गई है। और क्लास थोड़ी सी डिले हो गई, बट आप परेशान मत होइए, अभी सब कुछ जो है ठीक हो गया। तो हम बात कर रहे थे ये डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। और ह्यूमन रिसोर्सेस में अगर हम इनिशियल उसकी बात करें, तो सेल्फ डेवलपमेंट पे अभी हम चल रहे हैं। और उसके बाद हमारा होगा टैलेंट मैनेजमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग। सेल्फ डेवलपमेंट की बात चल रही है। तो जब सेल्फ डेवलपमेंट की बात करी थी, जो थ्योरी दी गई थी, उस थ्योरी में सेल्फ डेवलपमेंट को दो पार्ट में, एक बंदे की जो पर्सनल एफिकेसी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। क्या था वो? पेटेंट सेल्फ और इनर सेल्फ। पेटेंट एंड इनर। ठीक है, वो पेटेंट और इनर के हिसाब से कोई बंदे की पर्सनैलिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। और वो बंदे की जो पर्सनैलिटी होती है वो लोगों पर क्या प्रभाव डालती है, उससे जो है जो वर्क है उनकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ चले सेल्फ डेवलपमेंट की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये जो पेटेंट सेल्फ और दो कॉन्सेप्ट दिए थे, वो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन किया गया था। ठीक है, और आगे चलते हुए हम लोग आ गए थे, यहाँ बात चल रही थी। ठीक है, इस चीज को हमने कवर कर लिया था। तो थोड़ा फिलोसफिकल था, कुछ बहुत कंक्रीट जैसा नहीं था यहाँ पे। द परक्यूसिट, परक्यूसिट प्री रिक्विजिट, प्री रिक्विजिट की कोई चीज पहले से क्या जरूरी है फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड लर्निंग इज टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो इसने बोला हुआ कि पर प्री रिक्विजिट फॉर इंट्रोस्पेक्शन
introspection, and learning is to understand the fundamental of human behavior. There are number of aspect one need to understood about. किसी के बारे में कुछ बातें जाननी होती है जिसे, however, in the context of our discussion on self development in relation to the organization, the following aspect will be discussed. अब इसने ये जब बोला ना किसी के बारे में बातें जाननी चाहिए, तो हमें केवल ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट से बातें जाननी है, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानना है हमको, ठीक है। तो यह बोलता है कि ये जो एस्पेक्ट है एट इंडिविजुअल लेवल, मोटिवेशनल पैटर्न कैसा है, लोकस ऑफ कंट्रोल कैसा है, ये वर्ड भी आपके क्वेश्चन में मिल सकता है, लोकस ऑफ कंट्रोल, अभी आएगा, एक चित्र आएगा, ठीक है। पावर बेसिस, ठीक है, कि कौन सी वो चीजें जिससे उसमें पावर होती है, ठीक है। एंड इंटरपर्सनल लेवल पर, जब एक तो हुआ वो अपने अंदर क्या है, एक वो है जब आपस में होते हैं तब इंटरपर्सनल नीड्स, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ठीक है, और ग्रुप लेवल। तो 3 लेवल पर हमको डिस्कस करना पड़ता है उसके बारे में, ठीक है। ग्रुप लेवल, बीइंग इफेक्टिव मेंबर इन द वर्क ग्रुप के मेंबर के फॉर्म में इफेक्टिवनेस, ठीक है। इन एडिशन टू अबव, इमोशनल इंटेलिजेंस play a very significant role in improving self-efficacy both at individual level, intrapersonal competency. तो यहाँ पर जब इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम आपने सुना होगा, इन सब के बाद इमोशनल इंटेलिजेंस भी उस बंदे में होनी चाहिए। एक तो उसने बोला हुआ इंडिविजुअल अपने आप में कैसा है, इंटरपर्सनल आपस में कैसा है, और जब बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में है तो कैसा है, उसके साथ साथ उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है अपनी इफिकेसी को बढ़ाने के लिए। बोथ है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो इंटरपर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो ग्रुप लेवल पे, इसमें सर कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। आप मेरा फोटो जो आ रहा है उसको उंगली से स्वाइप कर दीजिए, साइड सरका दीजिए। आया? अभी आ गया सर। ठीक है। द मोरल ऑफ एन एम्प्लॉय ऑल्सो अफेक्ट्स हिज ओवरऑल इफेक्टिवनेस। उसका हाई मोरल है तो अच्छा काम करेगा, और लो मोरल है तो बेकार काम है। Thus, boosting of the morale of the employee is also part of the overall employee development. उसका मोरल भी बूस्ट अप करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द मोरल, तो ये 2 बातें और करनी है हमें उसके साथ, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस और मोरल, ये भी जो है हमें कवर करना है। तो 3 लेवल बताएं। सबसे पहला कौन सा लेवल? इंडिविजुअल। अच्छा, दूसरा इंटरपर्सनल। एक मिनट, मोटिवेशन लेवल, इंटरपर्सनल कंट्रोल, पावर बेस, ये जो ऊपर चीज दी थी ना वो यहाँ पे आ गया, एक आया यहाँ पे, उसके बाद आएगा इंटरपर्सनल, फिर क्या आएगा? ग्रुप। तीनों बातों में यहाँ पे बात करी गई है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे उस बंदे के लिए पर्सनैलिटी में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Needs and expectation of the employee have drastically changed during the journey. They have a better exposure to outside world environment. पढ़ा रहा है, तुमको पिटाई करेगा। The environment has become quite competitive. मैं डर गया। And the opportunities have also increased. तो यहाँ पर बोलता है कि environment has become quite competitive and opportunities have also increased. Technology has played a major role in influencing the needs and expectation. Organizational loyalties and long-term association with a single organization are disappearing. तो आजकल चला ना कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा बात है। तो हमने देखा था कि कोई भी इंडिविजुअल लेवल हो तो उसकी कुछ पॉइंट पड़े थे। इंडिविजुअल लेवल पे हमें देखना पड़ेगा उसका मोटिवेशनल पैटर्न, वो कितना मोटिवेटेड है नहीं है, हम उसे कैसे मोटिवेट करेंगे, इस बारे में बात करिए, ठीक है। हाउ द इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू बैलेंस सेल्फ कॉन्सेप्ट विद ही फील्स अदर थिंक ऑफ हिम। तो इसमें लिखा हुआ हाउ टू इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू बैलेंस सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने बारे में विद व्हाट ही फील्स अदर थिंक ऑफ हिम, अपने बारे में वो क्या सोचता है
और दूसरे क्या सोचते हैं उसके बारे में, दोनों बातों का फर्क पड़ता है। मेनी टाइम एट ए सुपरफिशियल लेवल एन इंडिविजुअल मे फील ही इज अवेयर ऑफ what he wants, but that may not be the reality. ठीक है। Individual have to be actively help with some questionnaire and discussion to assess their coordination. तो वो अपने बारे में जानने के लिए कुछ क्वेश्चनियर या डिस्कशन से जान सकता है। To develop a more reliable and meaningful understanding, individual could become aware about the what motives them, whether it is individual। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो भी हम लोगों को अपने बारे में, अगर हम अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं, जरा बताना आप लोग। आईने में देख के, थ्रू द फीडबैक ऑफ अदर्स, और थ्रू सीनियर कलीग्स, सब जो भी हमारे एनवायरनमेंट, सब लोगों से बात करके हम लोग कह सकते हैं। बट अगर आप सबको बोलोगे साहब मेरे बारे में बताइए, तो कितने लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे? लोग बचेंगे इस बात से। अच्छी बात है तो बता देंगे कि कहीं कल को नाराज ना हो जाए। तो उसने एक बात बोला कि ये सब आपको काम करना है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, विद सम क्या लिखा हुआ, क्वेश्चनियर्स एंड डिस्कशन टू एक्सेस देयर ओरिएंटेशन। मीन्स इन सबकी टेस्टिंग है, यानी मोटिवेशन पैटर्न किसी का चेक करना है, तो जो साइकोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने वो क्वेश्चन बना रखे हैं। उन क्वेश्चनों का आंसर आप अपने मन से दोगे तो आपके बारे में पता लग जाएगा कि कहाँ गड़बड़ है। तो दोस्तों से तो पूछेंगे, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइक सर फीडबैक फॉर्म, किसमें? लाइक फीडबैक फॉर्म सर। फीडबैक फॉर्म, हाँ, बेसिकली जो फीडबैक फॉर्म है उसमें वो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस होते हैं कि बताया, उसमें आपके बारे में आपसे ही पूछा जाता है, ठीक है। या वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिससे आपके मन की बात निकल आती हो, अलग अर्थों में निकलती, बट उसे वो एनालाइज कर लेते हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोटिवेशनल पैटर्न को जानने के लिए उसने बोला कि आप क्या करें, अपना क्वेश्चन वगैरह से देखें, जांच कर लें, ठीक है। इट वुड फैसिलिटेट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द कैरियर एंकर। आपको ये भी पता जाए कि आपके कैरियर एंकर कहाँ है। देन डिसाइडिंग व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड फॉर इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस। आपके डेवलपमेंट के लिए क्या करा जाए और कैसे आपकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। एक ये जो चार्ट है, टुडे एम्प्लॉय, मोटिवेशनल पैटर्न ऑफ एन एम्प्लॉय एट एन इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। क्या दिया हुआ उसने, एम्प्लॉय है, उसके चारों ओर कुछ लिखा हुआ है, एजुकेटेड पैटर्न, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड्स, एजुकेटेड फ्रेंड्स, ये था एजुकेटेड पेरेंट्स था, सॉरी, ठीक है। एजुकेटेड पेरेंट्स, एजुकेटेड विद टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, कंप्यूटर सेवी, wants to buy car, house when young, credit cards and spending money, change jobs easily and quickly, friends also change job better। तो आजकल का जो एम्प्लॉय है इस तरह के एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है, ठीक है। लोकस ऑफ कंट्रोल, ये भी एक वर्ड ऐसा है जो आपके एग्जाम में कहीं सुनने में आएगा, लोकस ऑफ कंट्रोल। पर्सनल एफिकेसी इज ऑल्सो रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी to take the initiative which closely relate to his belief that he can change things। मतलब उसका अपना क्या बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग। तो इसने बोला था कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल गिवन बाय लेफ्ट कोर्ट। एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि लोकस ऑफ कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया, लेफ्ट कोर्ट ने दिया। एंड लेविंसन एक्सप्लेन दैट इंडिविजुअल हैव बिलीफ अबाउट Who is responsible for what happens in life। तो उसने कहा कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको पता है कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है। सम बिलीव दैट इवेंट आर डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल। कुछ लोगों को लगता है कि भैया भगवान सब कुछ कर रहा है, ठीक है। लाइक अदर इन्फ्लुएंसर प्रोसेस पर्सन इन सोसाइटी, ठीक है। मतलब एक भगवान हो गया, पेरेंट हो गया, सोसाइटी हो गई, वो करवा रहे हैं उससे।
ठीक है, उसने कहा सोसाइटी, लक, डेस्टिनी एंड सोन। कहता है दुनिया जो है उससे चल रही है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। वेयर एज सम अदर बिलीव दैट इंडिविजुअल कैन डिटरमाइन इवेंट्स। मैंने कहा आप इवेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कैसा होगा। दस वी हैव इंडिविजुअल्स विद मोर एक्सटर्नल लोकस, और हमारे पास दुनिया में ज्यादा लोग कैसे हैं? external, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, मतलब आपको कंट्रोल करने के लिए बाहर की कुछ घटनाएं लोग हैं। सम विद मोर, और कुछ लोग कैसे हैं जो सोचते हैं हम ही से सब कुछ हो रहा है। These beliefs definitely have impact on the action of orientation of individual. For instance, it is logical to expect a person with internal locus of control to be generally geared up to look for resources around him, anticipate event, do not wait for the thing happen. तो जो internal locus of control वाले लोग होते हैं वो किसी का इंतजार, बोलो, नहीं करते। नहीं करते। नहीं करते हैं। ठीक है, सेल्फ इनिशिएटिव, उन्हें उन्हें का मतलब मैंने ही तो सीआईबी करना है, कोई मुझे बाहर से थोड़ी कराएगा। जब तक मैं नहीं तैयार होऊंगा, मुझे अपना बिलीफ नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऑन द कंट्रारी, इंडिविजुअल्स हु बिलीव दैट देयर इज नॉट मच दे कैन डू विल वेट फॉर द एक्सटर्नल गोल। ठीक है, तो ये लोकस ऑफ कंट्रोल कितने होते हैं? बोलो कितने होते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल? 2 एक्सटर्नल, दो एक एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल। ठीक है, चलो अब आता है पावर बेस। तो उसने कहा अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इज पावर। लोगों को इन्फ्लुएंस करना, पावर किसने बताया? कोटर ने कहा। ठीक है, हैज डिफाइंड पावर एज ए मेजर ऑफ पर्सन पोटेंशियल टू गेट अदर्स टू डू व्हाट और सी वांट, मतलब वो जो करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं, एज वेल एज अवॉइड बीइंग फोर्स्ड टू डू व्हाट ही और सी डज नॉट। और वो ये भी कहते हैं मुझसे नहीं करवा सकता कोई, या मैं जो चाहता हूं मैं कर लूंगा, मुझसे आप करा नहीं सकते, या वो इतना विश्वास रखते हैं कि वो दूसरों से करवा सकते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्शन आल्सो मेड टर्म द एक्सरसाइज पावर। फ्लेंडर, हर्से, ब्लैंचार्ड एंड पारिक have contributed to the present understanding of the coercive basis include organizational position, punishment, charisma, personal relationship। ठीक है, और इमोशनल पावर है, ये जितनी चीजें इसने बताई ये क्या है? इमोशनल पावर है। ठीक है, क्लोजनेस टू ए सोर्स ऑफ पावर एंड withholding information resources. The persuasive basis include expertise, competence, modeling. In using the power basis concept, a person becomes aware of the power he has and how much more is needed, which is quite relevant. Perception of having and using power empower a person. तो इसने बोला कि कितना मेरे पास पावर है और मैं कितना इसे यूज करूंगा। पावर को क्या करना, पावर का होना, उसका यूज करना दूसरे आदमी को क्या करता है? एम्पावर एम्पावर करता है। ठीक है, आफ्टर ऑल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, ये पावर है, इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द पावर डायमेंशन ऑफ वर्किंग। फ्रॉम दिस one develops the power dimension of rewarding employees by deciding as to who should get what differential compensation। तो पावर में क्या बात बोली उसने? पावर के लिए उसने बताना चाहा कि वो दूसरों से क्या करवा सकता है और दूसरे उससे क्या नहीं करवा सकते, वो उसकी पावर में आता है। तो उस पावर का यूज करके भी करते हैं। ठीक है, अब पावर को थोड़ा सा डिवाइड किया हुआ है कई सारे उसमें। ठीक है, उसने बोला दीज 5 मेन टाइप्स ऑफ पावर आर मेन टाइप ऑफ पावर। पावर कितने तरह की होती है ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। कोर्सिव पावर, लेजिटिमेट पावर, रेफरेंट पावर एंड एक्सपर्ट पावर। एक कौन सी रह गई?
रिवार्ड पावर रिवार्ड वाली सर, वो कहाँ लिखा हुआ है? सर बुक वो में तो नीचे लिखा दिया है हुआ है reward सर। power। इसमें टाइप होने में रहेगी क्या? बुक में भी वही है सर, चलो बट नीचे वो रह शायद गया लगता वो। है प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसको जरा 1 सेकंड में रिवाइज करिए, कितने तरह की पावर होती है? कोअर्सिव, बुक में 9 लेजिटिमेट टाइप्स है, 9 टाइप्स है 9। 9 टाइप है। मेन सर 5 है, फिर वो फ्यू पावर्स अच्छा, और ऐड फिर करके आगे 4 एक्सपेंड और किया ऐड गया। हुई होंगी ना, जैसे 4p और 7p होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 5 मेन लिखा हुआ ना, यहाँ पे 5 मेन टाइप की पावर है। कोअर्सिव पावर, इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए। एफर्ट्स यूज बाय ए लीडर टू थ्रेटन, पनिश एंड इनिशिएट प्यूनिटिव एक्शन, ये कौन सी पावर है? कोअर्सिव पावर, ठीक है। ये किसके पास होती है? कंट्रोलर के पास होती है, ठीक है। इट में रिजल्ट इनटू बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल पनिशमेंट, ठीक है। दूसरा है लेजिटिमेट और पोजीशन पावर। बाय वर्च्यू ऑफ लेजिटिमेट पावर विच इज ड्रॉन फ्रॉम ए जॉब डिस्क्रिप्शन एंड डेलीगेशन फ्रॉम टॉप, द मैनेजर एंजॉय। तो ये मैनेजर जो होता है वो कौन सी पावर करता है यूज? लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर करता है, ठीक है। द मैनेजर एंजॉयज एंड gains the power to direct the employee to do certain duties. To do certain duties. The followers comply with the instructions because they accept the authority and hierarchy of the leader and desire to gain approval. तो ये बेसिकली कहाँ से आती है? इसको हम लेजिटिमेट या कौन सी पावर दूसरा नाम दिया हुआ है? पोजीशन पावर। पोजीशन। तो आपकी पोस्ट के हिसाब से होती पावर, ठीक है। पोजीशन पावर इज बेस्ड ऑन द पोजीशन रादर देन ए पर्सन। आदमी से मतलब नहीं है, अगर कोई ब्रांच मैनेजर है, कोई भी है, तो सब ब्रांच मैनेजर के पास बराबर पावर है, ठीक है। एनीवन ऑक्युपाइंग द पर्टिकुलर पोजीशन एंजॉय द सेम। तो पहली कोर्सिव है, दूसरी कौन सी पावर है? लेजिटिमेट। हम ये पावर क्यों पढ़ रहे हैं? पावर उस बंदे की जो पर्सनैलिटी है उसका प्रभाव है पावर से। मोटिव। अच्छा, तीसरे नंबर पे लिया है रिवार्ड पावर। रिवार्ड पावर होते हैं कि आपके पास एक ऐसी पावर है, कोई अच्छा काम करे तो आप उसे क्या कह सकते हो? उसे रिवार्ड दे सकते हो, ठीक है। लीडर मैनेजर इज सेड टू हैव द रिवार्ड पावर, हैज टू पोटेंशियल एबिलिटी टू रिवार्ड वर्दी बिहेवियर। द रिवार्ड आल्सो इंक्लूड साइकोलॉजिकल रिवार्ड लाइक प्रशंसा कर दी, एप्रिसिएशन कर दिया, अप्रूवल कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया। समटाइम दिस आर मिसयूज्ड इफ नॉट यूज ऑब्जेक्टिवली टू रिवार्ड द लाइट। और कई बार क्या होता है कि जो चेले चपाटे हैं, जो अच्छा आपका वो करते हैं, उनको सब कुछ दे दिया आपने, तो ठीक है, तो प्रेज का ये सब पावर जो है, एप्रिसिएशन लेटर दे दिया आपने, पर उसको नहीं दिया जिसने सही से काम किया, आपने उसको दिया जो आपका चहेता है, तो रिवार्ड पावर। रेफरेंट पावर, some manager get adequate respect from the employee and they become the followers of such managers, become leader and led by example। तो इसमें बोला कि रेफरेंट पावर में क्या, उसकी रेफर करते हैं, जैसे एम्प्लॉय अनकॉन्शियसली फॉलो देम। रेफरेंट पावर रेस्ट लार्जली ऑन ट्रस्ट, इट ऑफर्स, इट often influences followers who may not be particularly aware that they are modeling their behavior on that manager. They try to do what the managers do in similar situation, though there is similarity but it's quite different than charismatic power। मतलब वो जैसे कहते हैं कि पुराना मैनेजर था, उसका जब स्टाफ काम नहीं करता था तो वो उसको कह देता था भाई तेरा ट्रांसफर कर देंगे। तो एक जो पावर यूज कर रहा है उसकी जैसी पावर को दूसरा भी जब यूज करता है तो उसे कौन सी पावर बोला इसने? रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर। और ये कहता है रेफरेंट पावर जो है करिस्मेटिक पावर से थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है।
एक्सपर्ट पावर, ये तो बहुत आपको जानते हैं। जैसे आप जब लोन में फंस जाते हैं तो आप किसी को फोन करते हैं, वो एक्सपर्ट है उस चीज का, तो वो जो आपसे कहेगा आपसे क्या करते हैं, मानते हैं। अ पर्सन गेन्स पावर बाय वर्च्यू ऑफ नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, एबिलिटी और pragmatism and credibility. Thus, the professional competence and knowledge give a person this power. This power trusts a manager's judgment, decisions and directive. ठीक है, अगला है knowledge power. This power is the some extent similar to the expert power, which stems from one है academic achievement क्या क्या, technical क्या है, experience क्या है. Knowledge power helps the perform role better, faster. ठीक है, knowledge of job, handling people, knowledge of कई तरह की knowledge है. ठीक है, the knowledge and experience gained in the course of time makes other dependent on such manager. ठीक है, reflected power. फिर क्या आ गया, reflected power. Reflected power में क्या बताया गया इसमें, gains such power by virtue of his proximity to power source. जब वो उसके आस पास के लोग बहुत पावरफुल होते हैं. इफ सुपरवाइजर वेरी क्लोज टू द वाइस प्रेसिडेंट, जैसे डीएम के ड्राइवर या मोदी जी के पास जिसके सबसे ज्यादा फोटो होंगे उसकी होगी. मींस उसकी पावर नहीं है, बट वो जिन लोगों के पास में है. पास रहते हैं उनकी पावर है. ठीक है, द एम्प्लॉय विल व्यू हिम डिफरेंटली एज ए सुपरवाइजर. ठीक है, कैरिस्मेटिक पावर रेफर्स टू इमोशनल अट्रैक्शन. जैसे कौन था, हिटलर जैसे. ठीक है, refers to emotional attraction of a person based on his extraordinary characteristics. It acts as an influence that attract and admired by others, particularly by junior. The personality interplay between the leader and the follower make the leader powerful, and the followers are attached to him emotionally and blindly follow his action and direction. तो जैसे इन लोगों में पावर होती है, ये जो बाबा वगैरह होते हैं, कौन सी पावर होती है इन लोगों में, Charismatic. मुझे लगता है कि बस जो बोल दिया बोल दिया. ठीक है, ठीक है. इमोशनल पावर, इमोशनल पावर में बोलता है कि दिस पावर हैज सम कॉमन एलिमेंट्स ऑफ करिस्मेटिक पावर एज बोथ आर फाउंडेड ऑन इमोशनल कंसर्न बिटवीन द मैनेजर और उसके फॉलोअर. पर्सनल रिलेशनशिप ऑफन एक्ट एज ए सोर्स ऑफ पावर फॉर ए पर्सन. मदर हु टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन बाय सैक्रिफाइसिंग हर कंफर्ट enjoy such power of tremendous. तो इमोशनल पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, माँ की होती है. ठीक है, sometimes a manager in the organization also attaches him so emotionally with the followers that cultivate into emotional power of the manager, which he can use to involve and get work done by the employee beyond their duty and time. तो जो लोग क्या करते हैं, जब इमोशनल पावर होती है और ब्रांच में परेशान होता है तो उसके जूनियर क्या करते हैं, तो कहते हैं ना, अरे भैया कर दो यार, भाई डांट लग जाएगी कल को, हम सब बहुत नाराज हो जाएंगे, बस 10 मिनट बैठ जाओ. ठीक है, ये कौन सी पावर है, इमोशनल पावर. ठीक है, इंटरपर्सनल. तो ये जो बेसिकली इमोशनल, इसके जो 9 बताए थे ना, इमोशनल, करिस्मेटिक, रिफ्लेक्टेड. रिफ्लेक्टेड समझ में आई कि खुद की नहीं है लेकिन जिनके साथ रहते हैं उनसे लोग डर रहे हैं. ठीक है, रहे भाई का आदमी है भाई ये. नॉलेज पावर, एक्सपर्ट पावर. ठीक है, रेफरेंट पावर, रिवार्ड पावर. थोड़ा सा इसको आपको जरूरत है, क्या करेंगे बाद में थोड़ा सा देख लेंगे. ठीक है, चलो अब आता है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन और डियाडिक. डियाडिक रिलेशनशिप जब हम शुरू में देख रहे थे तो उसमें भी डियाडिक का नाम आया था. किसी का माइक ना साए साए कर रहा है. In organizations,
most of the situations imply interacting and influencing others. तो उन्होंने कहा कई सारी ऐसी पोजीशन आती हैं जब आपको इंटरेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग करनी पड़ती है अदर्स के साथ. While certain roles it may be more specifically labeled, so the process is common to all the transaction that takes place in the organization. तो इंटरपर्सनल का मतलब जब एक दूसरे के रिलेशन की बात आती है. It is therefore advantageous for individual to be aware of the process of influence through interpersonal interaction, about the various influencing style that lead to the desired effect. तो इसमें इंटरपर्सनल के बारे में बोल रहा है. सर ये dyadic रिलेशनशिप क्या हुआ? डियाडिक का मतलब हमेशा चलती रहने वाली, मतलब ये एक तरह की फिक्स नहीं है, हमेशा इसमें बदलाव और जरूर समय के हिसाब से ना इसमें ये चीज, जैसे डायनामिक टाइप का होता ना वर्ड. एक मिनट में इसका वो भी दिखाता हूँ आपको. मतलब इसमें Dyadic मतलब टू वे है सर. टू वे, जुड़ी हुई, हाँ द्विपद संबंध हो गया, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो डियाडिक रिलेशनशिप है. मतलब ऐसा नहीं अन्योन्याश्रय है, अन्योन्याश्रय. नहीं ऐसे तो डियाडिक भी ठीक है. अन्योन्याश्रय संबंध पढ़ते हैं ना सर, वो एक दूसरे पे निर्भर रहने वाले. हाँ, एक इंटरपर्सनल का मतलब ही हुआ है ना, इंटरपर्सनल, एक दूसरे से संबंधित. इन द फोकस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर interpersonal interaction pattern. Here we will discuss about the concept of interpersonal need और interpersonal interaction. ठीक है, तो interpersonal need की बात है यहाँ पे. ठीक है, इसमें से एक आध चीज यहाँ पूछेगा, देखना. Shoes defined the interpersonal need for inclusion is defined behaviorally as the need to establish and maintain a satisfactory relationship with people with respect to interaction and association. Satisfactory relationship include a psychologically comfortable relationship with people somewhere on the dimension of the initiating interaction. तो जब आपको इंटरेक्शन इनिशिएट करना होता है तो उस समय उनकी साइकोलॉजिकल कंफर्टेबल रिलेशनशिप है, इस बारे में बात कर रहा है. बी और साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद पीपल विद रेस्पेक्ट टू द eliciting the behavior of others. 2 पॉइंट ये बोल रहा है. उसको मैंने छोड़ दिया ऊपर का कुछ है. ठीक है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में देख लो. Another framework available to understand interpersonal relationship and interaction is in term of transitional analysis, a concept developed by the Eric Berne, and its terms at existential position conceptually by Harris. A transition in the combination of a stimulus and its response in the interpersonal interaction. पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल कंप्राइजेस, ये नहीं मेरे पकड़ में आ रहा, मैं छोड़ा उसको. ठीक है, हाँ ये तो बहुत जरूरी आ गया एक पॉइंट यहाँ पर. ये देखो, ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. एरिक बर्ने डिफाइंड द ईगो स्टेट एज कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ फीलिंग एंड एक्सपीरियंस डायरेक्टली
related to a corresponding consistent pattern of behavior. क्या बोलते हैं यहाँ पे? Consistent pattern of feeling and experience directly related to a corresponding consistent pattern of behavior. The term parent, adult, child are related to the orientation of individual has. तो पहली कौन सी ईगो आ गई? पेरेंट, Parent. एडल्ट और चाइल्ड. Child. इसको समझ लेते थोड़ा. पेरेंट ईगो स्टेट रेगुलेट बिहेवियर and nurture it. More of ethical, conscientious behavior and influenced by preaching from parent and adults. तो ये जो खूबियां हैं, जैसे बड़े बुजुर्गों में जो खूबियां होती हैं, वो खूबियों की बात कर रहा है. ऐसा बिहेवियर जो बड़े लोगों में होता है, वो कौन सी ईगो है? पेरेंट ईगो. एडल्ट ईगो कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस इट. एडल्ट वाले लोग, पेरेंट को एक बार थोड़ा सा फिर बताएंगे सर. पेरेंट में बोल रहा है जो लोगों में लोगों को नर्चर करने की जो खूबियां होती हैं, जो नर्चर करते हैं यानी पालने की, और वो मोर एथिकल. जैसे आपने देखा होगा कि जब आप 40 साल या 45 साल के हो जाते हो तब, और जब आप 5 साल के होते हो, इन दोनों में से चोरी करना कौन सी वाली एज में टफ लगता है आपको? 40 वाली में सर. 40 वाली में. क्यों? क्योंकि आप पेरेंट ईगो में है. इथिक्स के अगेंस्ट हो जाता है सर. एथिक्स के अगेंस्ट है. कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं करती आपकी, कहते हैं ना. ठीक है, वो अलग बात है कि उसके बाद भी अलाउ कर रही है कुछ लोगों की. ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट ईगो को जो समझाना चाह रहा वो ये है. ठीक है, जो वो इन्फ्लुएंस होते हैं किस चीज से? फ्रॉम पेरेंट एंड एल्डर से. एडल्ट में क्या बोलता है? कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस इट. मोर ऑफ एनालिटिकल, रेशनल एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन. तो इसका मतलब ये है कि जो एडल्ट ईगो होती है वो किसी की कही सुनी बातों पे नहीं, वो कुछ खोजबीन करके जिन बातों की, भाई मैं जब तक दिखाओगे नहीं तो मैं मानूंगा नहीं. ठीक है. चाइल्ड इज कंसर्न विद द क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, रिएक्शन टू अदर्स एंड एडजस्टिंग बिहेवियर. मोर ऑफ द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर विद मोटिव ऑफ एंजॉयमेंट. अधिकतर काम वो किस लिए करता है? मजा आ रहा उसे. ठीक है, कोई चीज गिरा दी उसने, तोड़ दी. ठीक है, तो एरिक बर्न का नाम याद रखना. 3 ईगो स्टेट याद रखना. पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो और चाइल्ड ईगो स्टेट है उसकी. ठीक है, थोड़ा सा मोटा मोटा याद रख लेना. ठीक है, पेरेंट ईगो स्टेट में वो चीजें होती हैं जो उसने पेरेंट, एल्डर, टीचर्स से जब वो चाइल्ड बच्चा था उस समय उसने उससे जो सीखी थी वो पेरेंट. यहाँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ है. दीज मैसेज आर रिकॉर्डेड इन द पीपल्स हेड, और वो दिमाग में रखते हैं. दीज मैसेज हेल्प इन रेगुलेटिंग वंस बिहेवियर बाय टेलिंग व्हाट इज राइट. तो जब आपने जो बचपन में जब थे तो बड़ों से जो सुना वही चीज आप जब आप बड़े हो जाते हो तो छोटों को सिखाते हो. व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज डिजायरेबल, ये सब चीजें. ठीक है. देयर आर 2 काइंड ऑफ पेरेंट. कौन सी? नर्चरिंग पेरेंट और क्रिटिकल. ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, नर्चरिंग पेरेंट और Critical parent. critical parent. Nurturing parent is that part of a person which is understanding and caring about other people. मतलब जहां पर वो दूसरों को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं और उसकी केयर कर रहे हैं. और क्रिटिकल में बोलता है क्रिटिसाइज अदर तो दे आर अनडिजायरेबल बिहेवियर. अरे तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. ठीक है. नर्चरिंग में वो देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्यों ऐसा कर दिया, फिर समझाते हैं. When a person is a critical parent ego state, he is very much evaluative and judgmental and makes other to feel that they are not okay. दूसरों को बताते हैं भाई तुमने काम गलत कर दिया.
अभी पेरेंट ईगो स्टेट समझ में आई? यस सर। एडल्ट ईगो में state evokes behavior that could be described simply as logical, reasonable, rational, unemotional. Behavior from the adult ego state is characterized by the problem solving पे रहते हैं वो लोग, ठीक है, analytical and rational. Child ego में that appears when a person is responding emotionally. A person's child contains the natural impulses and attitude learned from the experience. The child ego state can be classified into adopted child, natural child and little professor. ये 3 वर्ड भी आ सकते हैं, adopted child, natural child और little professor. The part of the child state which adopts to what must done to others to get along. A natural child try to enjoy every bit and take the things as they come. जो नेचुरल चाइल्ड है, ठीक है. और लिटिल प्रोफेसर के लिए क्या बोला उसने? इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ ए चाइल्ड. वो जो कुछ पहला वाला तो क्या है, जो मिल जाए ठीक है, मस्त रहता है. और लिटिल प्रोफेसर क्या है, जो मिल जाए उस पर भी सोच रहा है. इट इज क्रिएटिव, इंट्यूटिव, इमेजिनेटिव एंड डज एक्सपेरिमेंटेशन. ही ड्रीम्स ऑफ न्यू आइडिया. द कंपैटिबिलिटी ऑफ पीपल लार्जली डिपेंड ऑन द ईगो स्टेट. अच्छा, एक चीज और बताऊं कि ये जो चाइल्ड ईगो स्टेट है, एडल्ट ईगो स्टेट है और पेरेंट ईगो स्टेट है, ये किसी पर्टिकुलर एज में आती है क्या? आपको क्या लगता है? नहीं सर। नहीं सर, कभी भी हो सकता है। Person based होता है। कभी भी यस सर। कोई भी ईगो स्टेट हाँ, सामने आ आ सकती है किसी के, ठीक है. हाँ, ये आ गया. ये यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया ऐसे करके. ये कम से कम 1 क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है. इसको मैं वैसे दिखाऊंगा अभी आपको. तो ये है हैरिस कॉल्ड दीज कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ पोजीशन. हैरिस की लाइफ पोजीशन, these life position are described in the terms of okayness theory. कौन सी थ्योरी? okayness theory. Thus individuals are either okay or not okay. 4 life position बताई हैं. किसने बताई हैं? हैरिस ने. हैरिस ने बताई. ये एक क्वेश्चन पक्का वाला है, देख लो, अभी दोबारा देख लेना. मैं इसमें एक चित्र दिखाता हूँ आपको. अगर ये एचआर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ना, तो ये जो मैं बीच बीच में चित्र दिखा रहा हूँ ना, इसको जरूर समझ के जाना, ठीक है. एकदम से आंसर आ सकता है इसमें. सर अडॉप्ट चाइल्ड थोड़ा बता दीजिए सर और एक बार. कौन सा वाला? अडॉप्ट चाइल्ड. एक मिनट. ये थी ना? हाँ सर, अडॉप्ट चाइल्ड. सर मैं बताऊं? हाँ, बोलिए बोलिए. एडॉप्टेड चाइल्ड हुआ सर, मतलब जो जैसा चल रहा है ना, सभी बच्चे कर रहे हैं, बस वही करने में लगे हुए हैं, हम भी उसी की तरह हो गए. और नेचुरल हो गया कि जो कर रहे हैं उसको बड़े मजे ले लेके कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उस मोमेंट को. और लिटिल प्रोफेसर है ना, कि जो चल रहा है उसमें भी वो सोच रहा है कि ये क्यों हो रहा है, वो और इसमें एक्सपेरिमेंटल क्या टाइप का हो गया. इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है. हाँ. बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया आपने. द चाइल्ड ईगो स्टेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू एडॉप्टेड, नेचुरल और लिटिल, ठीक है. हाँ इसमें सर. बोला द पार्ट ऑफ चाइल्ड स्टेट विच अडेप्ट्स टू व्हाट मस्ट बी डन टू अदर्स टू गेट अलोंग. तो ये कौन सी कैटेगरी है? एडॉप्टेड. यानी जो सब लोग कर रहे हैं वही आपने भी करना शुरू कर दिया, ठीक है. नेचुरल में क्या बोला उसने? नेचुरल चाइल्ड में
अ नेचुरल चाइल्ड ट्राई टू एंजॉय, जो नेचुरल चाइल्ड होता है कि वो हर बिट एंड टेक जो भी कुछ हो रहा है उसको क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हमेशा मजे करते रहता है, ठीक है। लिटिल प्रोफेसर में क्या है, वो अपना दिमाग भी लगा रहा है, काम तो कर रहा है, अपनी क्रिएटिव इनिशिएटिव होता। तो एडेप्ट में ये है बेसिकली जो सब कर रहे हैं वो भी वही कर रहा है। जैसे कई बार होता ना कि एडेप्टेबिलिटी क्या होती है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो जैसे और लोगों, जैसे पुलिस वालों का मैं उदाहरण देता हूँ। पुलिस वाले जब पुलिस की भर्ती में जाते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो वैसे नहीं होते हैं जैसे 10 साल बाद हो जाते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, आपका नहीं हो सकता, या आपकी ओपिनियन गलत हो सकती है। मुझे लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जाने के बाद कोई कितना भी कोमल हृदय वाला हो या कितना भी कुछ हो, वो क्या है, वहां पे जाके उसमें क्या हो जाता है, एडप्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक। हाँ, तो मैं अभी कुछ दिखाने को बोल रहा था आपको। क्या दिखाने को बोल रहा था? ओकेनेस थ्योरी। ओकेनेस किसकी है ये? हैरिस। हैरिस, ठीक है, हैरिस की ओकेनेस थ्योरी। ठीक है, अब इसमें क्या ओकेनेस थ्योरी, देखो जितने भी हमारे इस तरह से स्टडी है सब में 4 पार्ट कर लिए जाते हैं, तब बात करी जाती है ना। क्या बात करी इसने, देखो यू आर ओके विद मी, ठीक है, यू आर ओके विद मी, यू आर नॉट ओके विद मी, आई एम नॉट ओके, आई एम ओके विद मी। तो पहला पॉइंट देखिए, पहले मैंने पॉइंट में बोलता है कि यू आर ओके ये, और आई एम नॉट ओके। तो इसका ये आंसर कैसे पूछेगा? 1 डाउन पोजीशन होती है, गेट अवे फ्रॉम हेल्पलेस। मतलब ये जो है ना पॉइंट, जैसे वो पूछेगा कि आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, इसमें से ये चारों नाम देगा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला, या इनमें से एक नाम देगा और आपको ऐसे पूछेगा यू आर ओके, यू आर नॉट ओके, 4 कॉम्बिनेशन बना देगा वो। ठीक है, तो ग्रीन वाले में से सबसे शुरू करते हैं। ग्रीन वाला क्या कहता है? तुम मुझसे ओके हो और मैं अपने आप में ओके हूं। आई एम ओके विद मी, मैं अपने आप में ओके हूं, वो भी मुझसे ओके है। तो क्या कहता है? गेट ऑन विद हैप्पी, गेट ऑन विद हैप्पी। ठीक है, गेट अवे फ्रॉम हेल्पलेस, गेट नोवेयर विद होपलेस, गेट रीड ऑफ एंग्री। तो अगर दोनों ओके हैं, यानी मैं अपने आप में ओके हूं, कोई मुझे भी ओके कह रहा है, तो मैं क्या हूं? गेट ऑन विद हैप्पी, हेल्दी पोजीशन है मेरी। इसी के उसमें अगेन अपोजिट में देख लो, ना तो मैं अब आई एम नॉट ओके, मैं खुद अपने आप में ओके नहीं हूं, मैं मान रहा हूं, और दूसरे भी मुझे क्या कहते हैं, ये ओके नहीं है। तो ये कौन सी पोजीशन है? होपलेस पोजीशन है। ठीक है, ना तो मैं खुद ही ठीक हूं, ना लोग मुझे ठीक कह रहे हैं। फिर यहाँ पे आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, 1 अप पोजीशन। देखो ये वाली 1 डाउन पोजीशन है, ये वाली 1 अप पोजीशन है। और 1 अप पोजीशन कब है? जब आप ओके हैं। भाई मैं अपने आप में ओके हूं, दूसरा कुछ भी कहता रहे, तो इसको कौन सी पोजीशन माना हुआ है? 1 वन अप 1 अप पोजीशन। पोजीशन। और जब आप तो ओके हैं, आप ओके नहीं है, बस दूसरा क्या है? ओके है, ओके। तो उसको वन कौन सा डाउन बोला? पोजीशन। गेट अवे फ्रॉम हेल्पलेस, 1 डाउन पोजीशन। तो उसको किसी भी तरह आपको याद रखना है, हैरिस की कौन सी थ्योरी है? ओकेनेस थ्योरी। ठीक है, ओकेनेस थ्योरी है, हैरिस की ओकेनेस थ्योरी है ये। ठीक,
तो अभी जो बुक में भी लिखा हुआ उसे भी देख लेते हैं, है वही लिखा हुआ, बस इसमें थोड़ा प्रेजेंटेशन ऐसा है तो इसलिए मैं इनको यूज कर लेता हूँ। ये आई एम ओके, यू आर ओके। तो उसने क्या बोला कि बोथ हैव वैल्यू, बोथ हैव वैल्यू। और दूसरे में क्या बोलता है, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। तो आई एम जब भी आ रहा है तो वो वैल्यू वाला है। यहाँ तो दोनों ही है, यहाँ पे किस में वैल्यू है, I. आई हैव वैल्यू, यू डोंट हैव वैल्यू। आई एम नॉट ओके, यू हैव वैल्यू Hmm. बट आई, ये रिवर्स लिख दिया, ठीक है। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, नाइदर पर्सन हैव वैल्यू, बोथ हैव वैल्यू, ठीक है। तो जो ओके है वो वैल्यू रखता है, सिंपल बात ये है, ठीक है। अब आगे देखो, सब्सिक्वेंटली एक्सपेंडिंग ऑन द वर्क ऑफ एवरी, जेम्स पारिक has developed a 12 influencing style, 6 of them okay state and 6 of them not okay state. Parik application on this the organization role is from the style profile of interaction rules provides relevant framework. इन्होंने कुछ अपना काम किया है. The purpose of understanding the ego state personality orientation profile is to make necessary modification one's behavior. Behavior scientists have suggested a certain behavior pattern from the framework of ego state profile and life position. तो वो जो ऊपर वाली ईगो स्टेट हमने पढ़ी थी वो प्लस ये वाली लाइफ पोजीशन दोनों को मिला के, desired while certain others as undesirable and therefore be avoided. Awareness of the one's own pattern and intensity in these style can be a step towards developing healthy influencing. तो इसने बोला हुआ कि अगर आप अवेयरनेस है इस पैटर्न की आपको, तो आप क्या करेंगे, अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। अच्छा, फिर था तीसरा वाला वर्किंग इन टीम। वर्किंग इन टीम का मतलब क्या था, जो ग्रुप वाला था ना, लास्ट वाला ग्रुप वाला। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रुप में अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग ग्रुप में। तो यहाँ पर ग्रुप डायनामिक्स वाज कॉइन्ड बाय द कर्ट लेविन। इंटरनल नेचर ऑफ ग्रुप, कैसा ग्रुप है, हाउ दे फॉर्म, कैसे बना है, देयर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस क्या है, हाउ दे फंक्शन एंड अफेक्ट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ग्रुप डायनामिक्स की जब बात आई तो 4 पॉइंट है ये, किन चीजों से ग्रुप की डायनामिक में फर्क पड़ता है। डायनामिक मतलब ग्रुप कैसे चलता है। तो एक क्वेश्चन और मैं आपके एग्जाम के लिए लिख देता हूँ, ये वाला है सेल्फ अवेयरनेस। मम्मी सो गई लग रहा, बच्चा उठा हुआ है। चलो, इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द स्टेजेस इन द ग्रुप फॉर्मेशन एंड ग्रुप बिहेवियर। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, हमने सबसे पहले इंडिविजुअल को देखा, फिर हमने इंटरपर्सनल देखा, और अभी हम क्या देख रहे हैं, ग्रुप हुआ, ठीक है। तो इसमें ये जो बोल रहा है ग्रुप फॉर्मेशन एंड ग्रुप बिहेवियर, मैंने बोला एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो आता है ना इसमें वो सीक्वेंसिंग में आता है कि ग्रुप कैसे किस सीक्वेंस में चलते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप क्या होता है, बनता है, मेंबर्स विद वेरिड एक्सपीरियंस एंड गेट एक्विंटेड, अंडरस्टैंड द टीम्स गोल एंड रिसोर्स। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, फिर क्या होता है उसमें, स्टॉर्मिंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, 2-4 इधर लिखते हैं, 2-4 उधर लिखते हैं, तो 2-4 क्या होते हैं, लिखने लग गए, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, अरे पता नहीं क्या क्या डालता रहता है ग्रुप में, ठीक है। फिर क्या होता है, नॉर्मिंग। इसमें क्या होता है, कुछ लोग एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। नॉर्म्स आर लेड as to how the task will be accomplished, the manner in which team will behave, and the rules and regulation it will follow. तो
नॉर्मिंग में करेंगे भैया ग्रुप चलेगा कैसे, ठीक है, ग्रुप चलेगा कैसे इसके बारे में। और फिर क्या होता है कंफर्मिंग। कंफर्मिंग क्या बोला इसने, एडजस्टमेंट। कंफर्मिंग क्या बोला, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में क्या बोला, एडजस्टिंग वन विद द टीम एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स। अब वो देख रहे हैं कि भाई ये टीम बनी क्यों है, ग्रुप बना क्यों है, उसके साथ अपने आप को वो कर रहे हैं। परफॉर्मिंग, प्रोडक्टिविटी, members behave in mature fashion and focus on accomplishing their goal. Member can devote full energy to work. तो ग्रुप फॉर्मेशन एंड ग्रुप बिहेवियर के 4 पॉइंट। पहला क्या है, फॉर्मिंग, फॉर्मिंग जिसको बोलते हैं अवेयरनेस। दूसरा क्या है, स्टॉर्मिंग बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो आपस में मेंबर्स में। नॉर्मिंग, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। कंफर्मिंग, एडजस्टमेंट करते हैं, और जो उसका प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है उसको फुल एनर्जी से उसमें काम करते हैं। तो ये ग्रुप डायनामिक्स थी। क्या थी ये, ग्रुप डायनामिक्स, यानी ग्रुप में कैसे कैसे घटनाएं होती हैं, क्या चीज होती है उसके बारे में, ठीक है। अब आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी जोहारी विंडो वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो स्वॉट एनालिसिस होता है ना, उसमें अपने बारे में अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज को वो करना होता है। दिस में हेल्प टू बेटर यूज ऑफ स्ट्रेंथ, ओवरकमिंग वीकनेस, कैपिटलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड सेफगार्डिंग अगेंस्ट थ्रेट्स। इट इज रेलिवेंट टू रेफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जोहारी विंडो। ये जोहारी विंडो का कॉन्सेप्ट है गिवन बाय लुफ्ट एंड इंघम। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा था जोहारी विंडो करके आएगा, कई बार कैसा है लुफ्ट एंड इंघम करके आएगा, ठीक है, सिंघम नहीं इंघम। विच एक्सप्लेन्ड व्हाट इज मीन बाय द सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस की ये जोहारी विंडो है, सेल्फ अवेयरनेस की एक जोहारी विंडो है। क्या करता है, टू माइंड डायमेंशन, ऑथर्स रेफर टू डायमेंशन। क्या है, हाउ मच वंस बिहेवियर इज नोन टू हर एंड हाउ मच ही फील्स अदर नो टू। तो अगर हम इसको बात करें तो थोड़ा सा ये ओके नॉट ओके जैसा वाला ही है। उसमें भी था मैं और तुम, इसमें भी क्या है, मतलब मैं और अदर्स, ठीक है, मैं और अदर्स। तो इसमें ये है इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन हर बार आया है इससे, हर बार एक क्वेश्चन आया हुआ। अब कैसे देखो इसको, कौन है, क्या पढ़े हम लोग, क्या चीज है सामने लिखी हुई, बोलो। जोहारी विंडो, जोहारी विंडो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो, नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, ठीक है, दोनों ओके ओके हैं, दोनों ओके ओके हैं। तो क्या है ये, अरेना। और अगर आपको वो वाला ओकेनेस वाला याद हो, ओकेनेस में जो बोथ ओके वाला कहाँ था, ऊपर था इधर राइट हैंड में, था नहीं था ग्रीन वाला, जल्दी बोथ ओके वाला, ठीक है। आई एम ओके, यू आर ओके। और इधर था में ओके और नॉट ओके वाला। फिर इधर था दोनों नॉट वाला, फिर इधर था ये ऊपर वाला नॉट और ये वाला ओके। तो इसी को फ्लिप कर दिया। बट आप ये दोनों, वो ओकेनेस थ्योरी है और ये कौन सी थ्योरी है, जोहारी विंडो है, एक्सप्लेन बाय, गिवन बाय लुफ्ट एंड इंघम, लुफ्ट एंड इंघम। और है कौन सी थ्योरी है, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना। तो उसने कहता है नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर, अरेना। और यहीं पे नॉट नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर्स। हमें भी पता नहीं हम कौन है, दुनिया को भी नहीं पता हम कौन है। तो क्या है, हम कौन से उसमें है, डार्क एस्पेक्ट है। और ब्लाइंड कौन सा है,
खुद को पता नहीं ओके नॉट ओके। हाँ, मेरे को तो पता नहीं मैं कौन हूँ, बट दूसरे को पता है। इसको हनुमान जी जो थे, ठीक है, क्या था इसमें? ब्लाइंड सर वो अंधा वाला भी हो सकता है कि हम खुद अंधे हैं, हम तो खुद को नहीं देख सकते, दूसरा वो तुमको देख रहा है। वही है, हम अपने आप को नहीं देख पा रहे। हाँ। ठीक है, और ये वाला कि हमको तो पता है हम कौन है, बट दुनिया को नहीं पता हम कौन है, क्लोज। तो ये जो जोहारी विंडो का जो क्वेश्चन है हर बार आया हुआ है, ठीक है। अरेना इसी- एक बार फिर से समझाइएगा। अरेना अरेना का मतलब है कि ऑल ओके। मुझे भी पता है मैं कौन हूँ, दुनिया को भी पता है मैं कौन हूँ। ओपन कर सकते हैं सर। हाँ, ओपन सेल्फ लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, ठीक है। यहाँ देखो एक बार इसको, द स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज द अरेना ओपन सेल्फ implies that individual sensitizes himself to receive feedback from others and by making more and more disclosure, वो अरेना वाला जो होता है सब कुछ लोगों को बताता है, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर दिया जाते हैं, बताता है क्या, तभी तो लोगों को पता लगेगा आपके बारे में। Thus, receiving feedback and self-disclosure help in increasing the arena. Such person are more trustworthy, open to others. तो ऐसे क्वेश्चंस जो है केस स्टडी में पूछ सकता है कि भाई एक मैनेजर है वो सबको बताता है, सब उस पर विश्वास करते हैं, तो क्या होगा वो अरेना में, ठीक है। और अगर यहाँ हम और देख लें एक आध और, ब्लाइंड सेक्शन इज नोन टू अदर्स बट नॉट टू सेल्फ एंड द क्लोज सेक्शन, ये तो वही एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। चलो अब ये हम इसको बचा हुआ जो है कल पूरा कर लेंगे, है, क्योंकि इसमें अभी एफ भी है ना। हाँ, कल पूरा करेंगे, ठीक है सर। मॉर्निंग में सर। मॉर्निंग में वही 7 बजे, 7 बजे। ठीक है। और आप अगर जैसे अभी 11 बज रहे हैं, हमने 7 बजे बोला, अगर कोई वैसी जिम्मेदारी नहीं है तो आप या तो सुबह उठ के पढ़ने और सुबह पढ़ें, अभी 1 घंटा और देख सकते हैं, हिम्मत है कुछ तो पीछे वाली चीजों को थोड़ा थोड़ा पलटते रहिए। 5 बार पलटेंगे ना आप, रोजाना थोड़ा थोड़ा पलटिए, कुछ चीज पर अंडरलाइन करिए, कुछ चीज समझिए, तो 5-10 मार्क्स ऐसे इजिली आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। सर ए बी मॉडल पे ज्यादा जोड़ दूं, ए और बी में? बी वाला तो हम रिवाइज करें। हाँ, ए और बी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बजट वाला है, जीडीपी वाला है, ठीक है, M1 M2 वाला है, फंडामेंटल है। ठीक है, फंडामेंटल इकोनॉमी पे हर एक में से एक इंटरेस्ट। क्वेश्चन आता ही आता है। सर जैसा सब में आपने वो एचआरएम के लिए कुछ शॉर्ट वीडियोस दिए हैं, वैसा ए के लिए नहीं है। ए मॉड्यूल ए के लिए ओल्ड कोर्स में अगर आप देखोगे ना, जो भी कुछ ओल्ड कोर्स में अधिकतर चीजों को इतना लंबा लंबा नहीं बताया गया। लंबा मीन्स वर्ड टू वर्ड ना एक्सप्लेन करके, उसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें आपने वो देखा रिवीजन महामैराथन क्लासेस? नहीं देखा सर। 1 मिनट में देखता हूँ, अगर आप वो स्ट्रेटेजी भी रखते हैं तो उससे भी शायद हेल्प मिल सकती है। 1 मिनट रुकिएगा जरा, है। ये जब आप कोर्स में जाएंगे ना, जैसे कोर्स में जब जाएंगे ना, तो कोर्स में जून वाले में अगर जाते हैं आप,
जून के एबीएम के अंदर गए, इसमें रिवीजन क्लासेस जून मैराथन क्लास दिख रही है। यस सर। ठीक है। ये खोलेंगे तो इसमें 2 वीडियो है, 3 घंटे का और एक 44 मिनट का। ये आपको ना बड़ा अच्छा इनपुट देगा। ये 3 घंटे वाला थोड़ा स्पीड बढ़ा के तसल्ली से बैठ के, अगर आप इस 3 घंटे वाले वीडियो को 2 घंटे में देखते हैं, चाहे ब्रेक करके देख लो, लेकिन रिवीजन अच्छा है इसमें। ठीक। और कुछ लोग कह रहे थे कि नोट्स और एमसीक्यू की बात कर रहे थे, प्रैक्टिस करने की बात कर रहे थे। ये देखिए सर ये है तूर सर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ये तो वो तूर मैंने सर collect का कर- सर मैंने अभी सब्सक्राइब कर रखा है। उन्होंने ऑब्जेक्टिव वहां से भी ले क्वेश्चंस का सकते हैं बिल्कुल। प्रीवियस ईयर वाली जो है उन्होंने ये किया वो हुआ है। एग्जाम के समय देते हैं ना वो। हाँ जी, 1 वीक का हाँ, संडे को उन्होंने ओपन किया है। तो इसमें देखो, अगर आप इसको खोल के करोगे ना तो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है एकदम रिवीजन के लिए। जैसे ये क्लास हुई है ना, इसे बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बस वो है कि ये बिल्कुल रेडीमेड यहाँ मिल जाएगा आपको, है ना। उनकी वाली भी क्वेश्चन है सर, मैं तो उन्हें देख रहा था, उन्होंने उसमें एक्सप्लेन भी कर रखा है, जिससे कुछ केस स्टडीज हैं तो वो प्रैक्टिस वो देख के हम लोग उससे सॉल्व भी कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी मतलब थोड़ी टाइम मिल जो रहा है भी तो देखो, कुछ भी अगर मिल रहा है तो उससे आप उसमें बहुत सारे मेहनत करिए। क्वेश्चन है टू सर में। है टू सर वाला में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है एकदम। आपको पढ़ाने के बाद सब कंसेप्ट समझ आ रहा है। रिवीजन करने के लिए ना आपको आंसर बहुत में हेल्प करेगा। अगर आप रिवीजन करने के बाद आपको हेल्प करेगा। वो क्वेश्चंस देखने के बाद याद आता है कि हाँ कुछ कुछ पढ़े हैं। देखो हाँ, देख के थोड़ा ये कॉन्फिडेंस देखो, आता है। इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ देखो, ट्रांजैक्शन एनालिसिस। आज पढ़ा था उनमें। सर पेरेंट ईगो स्टेट regulates behavior and nurture it, more of ethical conscientious behavior, result of message people receive from parent कहाँ से आती है। फिर पेरेंट ईगो स्टेट कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है, नर्चरिंग पेरेंट और क्रिटिकल। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे नोट्स अगर आ रहे हैं तो उसको आप वो करना। सर एनपीए एबीएम में या बीएफएम में सर? एनपीए है तो बीएफएम में, बट जो आपका लास्ट चैप्टर है ना क्रेडिट में, हाँ सर। उसकी वजह से वो ओके इसमें भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ओके सर। ये देखो, ये आ गई लाइफ पोजीशन, आई एम ओके नॉट ओके। सर ये सब कहाँ है? अपनी ऐप में है? हाँ, ऐप में है सब। ये जैसे देखेंगे ना, मैं बता रहा हूँ, फिर देखिए जून वाले में जाइएगा। सर ऐप में तो नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, आप जब शुरू में अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले ही सबसे फ्रंट में ये आता है, सबसे फ्रंट में ये आता है आपके पास। ठीक है, देखो दिसंबर जो है आपके पास, ये दिसंबर तो अभी की जो क्लास अपडेट होती है वो यहाँ पर होती है, बट ये जो जून है, जून में पुरानी जो क्लासेस अपडेट हुई पिछले सेशन में, तो उसमें आप एवीएम में गए। एवीएम में रिवीजन क्लास, तो ये तो मैराथन क्लास है, बट ये लिखा ना रिवीजन नोट्स एमसीक्यू वगैरह वगैरह, ये है वो जो सर की इस समय क्लासेस चल रही हैं, उसका रेडीमेड कंटेंट है ये वाला। ये दिख रहे हैं, जैसे 17 जून 20 जून 21 जून, तो डेली उनकी जो क्लासेस होती थी ना एचआरएम वगैरह पे, उसका ठीक है। सर मेरे पास तो 2021 की रिवीजन क्लास आ रही है। नहीं, 2000 मैं बताता हूँ, आप क्या कर रहे हैं, ओल्ड लाइव क्लासेस कंडक्टेड अर्लियर पे जा रहे हैं। आप ऊपर वाले पे जाओ ना, जून वाले पे। ये नहीं दिख रहा दिसंबर जून? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। आपका कोर्स कौन सा सब्सक्राइब किया हुआ, आप व्हाट्सएप करो, ठीक है, अपना नंबर लिख के। ठीक है सर। ठीक, चलो ठीक है। बाकी लोग हम सुबह मिलते हैं।